हेलो स्टूडेंट्स, अजय मेरू पब्लिकेशन की राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 27 अगस्त 2025 है और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, उनका करते हैं हम यहाँ पे डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य को माह अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 4,75,000 मैट्रिक टन DAP के विरुद्ध अब तक कितनी मैट्रिक टन DAP की आपूर्ति की जा चुकी है? आपका पहला ऑप्शन है 3,40,000 मैट्रिक टन DAP, दूसरा 3,45,000 मैट्रिक टन DAP, 3,50,000 मैट्रिक टन और 3,59,000 यानी 59 मैट्रिक टन DAP। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। राज्य को माह अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 4,75,000 मैट्रिक टन DAP के विरुद्ध 3,59,000 मैट्रिक टन DAP क्या होती है? डाई अमोनियम फास्फेट की आपूर्ति की जा चुकी है। यह सूजस की न्यूज़ थी, इसलिए इम्पोर्टेंट थी, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन बनाया। खेती किसानी में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसीलिए राज्य सरकार द्वारा यूरिया और DAP की पर्याप्त उपलब्धता के साथ साथ उनकी उचित कीमत पर आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कितने अभ्यर्थियों को आजीवन आयोग की भर्ती परीक्षा से डिबार किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 405, दूसरा 415, 425, 435। तो ऑप्शन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 415 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आजीवन आयोग की भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, छद्म डिग्री व दस्तावेजों तथा जालसाजी एवं अन्य प्रकरणों में अभी तक 524 संदिग्ध और अपात्र अभ्यर्थियों को आयोग की भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया गया है। इनमें से 415 अभ्यर्थियों को आजीवन आयोग की भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया गया है। शेष 109 अभ्यर्थियों को 1 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए डिबार किया गया है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? जालौर जिले के हैं, जो 128 उम्मीदवार है जिनको डिबार किया गया है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं आए तो RPSC से आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो RPSC के बारे में पढ़ते हैं हम। 16 अगस्त 1949 राजस्थान के राज्य प्रमुख ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए अध्यादेश जारी किया था। कब किया गया था? 16 अगस्त 1949 को। ये सभी तिथियाँ इंपॉर्टेंट हैं, इनको सभी को अच्छे से याद करें। 20 अगस्त 1949 राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 राजपत्र में प्रकाशित हुआ और इसी दिन से प्रभावी हुआ। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 कब से प्रभावी हुआ है? 20 अगस्त 1949। राजस्थान लोक सेवा आयोग की विधिवत स्थापना हुई 22 दिसंबर 1949 और सत्यराव कमेटी की सिफारिश पर आयोग का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कब गया? 1 नवंबर 1956। तो ये सारे ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार और अच्छे से करो कि राजस्थान के राज्य प्रमुख ने RPSC के आयोग की स्थापना के लिए अध्यादेश कब जारी किया था? 16 अगस्त को 1949 को। यह अध्यादेश जो है वो राजपत्र में प्रकाशित हुआ और इसके किस दिन प्रभावी हुआ? 20 अगस्त 1939 को। और विधिवत RPSC की स्थापना हुई 22 दिसंबर 1949 को। और सत्यराव कमेटी की सिफारिश पर आयोग का मुख्यालय जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और समिति का नाम भी याद रखना कि RPSC के आयोग के मुख्यालय को जयपुर से अजमेर में स्थानांतरित किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो सत्यराव समिति की सिफारिश पर। पहले स्टार्टिंग में कहा था जयपुर और बाद में अब कहाँ है? अजमेर। संविधान की अब संरचना की बात करते हैं और इसकी संवैधानिक आधार की बात करते हैं। तो RPSC की जो स्थापना है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक पद है, राज्य के महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आयोग कार्यालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है और सचिव द्वारा समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का निष्पादन किया जाता है। सचिव की सहायता के लिए उप सचिव तथा परीक्षा नियंत्रक होते हैं। अब इसकी संरचना की वर्तमान में RPSC आयोग में कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य हैं? तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य के पद हैं। आयोग अध्यक्ष सदस्य का जो कार्यकाल है वो अधिकतम 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो उसके कार्यरत रहते हैं।
स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि वर्तमान में जो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं वो कौन है? UR साहू, उत्कल रंजन साहू। दिव्यांग, क्वेश्चन नंबर 3, दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन राजस्थान की 7वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया? तो ऑप्शन है, पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा बीकानेर और चौथा अजमेर। तो दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की कौन सी बैठक है, सभा? ये 7वीं है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? जयपुर में। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की 7वीं आम सभा का आयोजन जयपुर में किया गया। मुख्य अतिथि भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया थे। इस अवसर पर कई कमेटियों का गठन किया गया। इनमें कोच कमेटी का अध्यक्ष द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला? महावीर सैनी जी को मिला, बनाया गया। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन पैरा स्पोर्ट्स से संबंधित सभी चीज़ों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसा संगठन है जो राज्य स्तरीय आयोजनों की मेजबानी करता है, राष्ट्रीय स्तर पर टीमें भेजता है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 2 ही है। एक तो दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की 7वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुख्य अतिथि कौन थे यहाँ पे? तो मुख्य अतिथि थे देवेंद्र झांझड़िया। और इनमें जो बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया है। तो कोच कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कोच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है महावीर सैनी को। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश में कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों की पढ़ने और समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू? पहला ऑप्शन है 3वीं से 8वीं तक, दूसरा 2वीं से 5वीं तक, तीसरा 3वीं से 5वीं तक और चौथा 2वीं से 8वीं तक। तो कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ने और समझने के लिए जो शिक्षित मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया जा रहा है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3वीं से 8वीं तक। प्रदेश में 3वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की पढ़ने और समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया जाएगा। और यह अभियान शुरुआत कब होगी? 5 सितंबर को। अच्छे से याद कर लेना कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कब शुरू हुआ था? 5 सितंबर को। इसमें विभाग ने 90 दिन की कार्य योजना तैयार की है। इसके आधार पर कमजोर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस अभियान का समापन कब होगा? 5 दिसंबर को। इस बीच लगातार 12 सप्ताह तक क्रमवार शिक्षण कार्य कराया जाएगा। यानी स्टार्ट कब हो रहा है? 5 सितंबर को और खत्म कब होगा? 5 दिसंबर को। इस अभियान में उन बच्चों की पढ़ाई की कमजोरी दूर की जाएगी जिनको विभाग के शाला संबलन व AI आधारित ORF में अपनी कक्षा के अनुसार पढ़ने में समर्थ नहीं थे। उन्हें स्वतंत्र रूप से पढ़ने में जिनको कठिनाई होती है। इसके लिए विद्यार्थियों को 3 समूह में भी बांटा गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त अनुपमा जोरवाल की ओर से जारी आदेश में कक्षा 3 से 8वीं तक के, ये भी याद रखना चाहिए, हमारा ऑप्शन भी इसलिए यही था इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कक्षा 3 से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कमजोरी दूर करने के लिए विद्यार्थियों के 3 समूह बनेंगे। पहला समूह जो है वो है, इसमें ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको मात्राओं और अक्षरों की पहचान में कठिनाई होती है। दूसरा, इसमें ऐसे विद्यार्थी जिनको शब्द पढ़ने में कठिनाई आती है। और तीसरा, ऐसे विद्यार्थी जो वाक्य, सरल पाठ और धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते और अटक कर पढ़ते हैं। इनकी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थी बात मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के बारे में। कौन सी कक्षा? 3वीं से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए। और स्टार्ट कब होगा? 5 सितंबर को। समापन कब होगा? 5 दिसंबर को। बस यही याद रखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर 1, रामेश्वर अग्रवाल, 2, नंदकिशोर पांडे, 3, मुकेश वर्मा, 4, संजीव सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नंदकिशोर पांडे। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे हैं वो कहाँ के कुलगुरु हैं? हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार।
और कहाँ से? मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से। उन्हें यह जो पुरस्कार है उनकी चर्चित पुस्तक भारत बोध और भक्ति कविता के लिए प्रदान किया गया है। इम्पॉर्टेंट ऐसे भी हो जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि भारत बोध और भक्ति कविता पुरस्कार की रचना किसके द्वारा की गई है, क्योंकि पुरस्कार मिला है तो बुक अपने आप में चर्चा में आ गई, तो बुक से भी याद पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत बोध और भक्ति कविता पुरस्कार की रचना किसने की? प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे ने। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रोफेसर पांडे को पुरस्कार राशि 50,000 रुपये, स्मृति चिन्ह, शॉल और श्रीफल प्रदान करके सम्मानित किया गया। ये है हमारी अजय मीरू पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित 2 मॉडल पेपर्स अभी जो हमने प्रकाशित किए हैं, एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा हेतु और दूसरा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा हेतु मॉडल पेपर्स। हमारी विशेषज्ञ टीम द्वारा बहुत ही मेहनत करके और बिल्कुल RSSB के परीक्षा पैटर्न पर इसको तैयार किया गया है, और स्टूडेंट्स की जो तैयारी है उसमें बिल्कुल एक फिनिशिंग टच देने के लिए है कि आप इन मॉडल पेपर को करो, आपको खुद को लगेगा कि आपकी पढ़ाई में कितना इजाफा हुआ है। तो आप इन पेपर्स को खरीदें, इनकी प्रैक्टिस करें और फिर अपने एग्ज़ाम को अच्छे से देकर आएँ। आप इन बुक्स को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट से भी घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी संस्कृत परिषद की ओर से साहित्यकार राजेंद्र मोहन को अखिल भारतीय राजा वीर सिंह देव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? अब अभी हमने मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, ये साहित्य है, ठीक है, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी संस्कृत परिषद की ओर से साहित्यकार राजेंद्र मोहन शर्मा को अखिल भारतीय राजा वीर सिंह देव सम्मान, वो रामचंद्र शुक्ल सम्मान था जो हमने अभी पहले बात की, और ये कौन सा है? ये है अखिल भारतीय राजा वीर सिंह देव। तो राजा वीर सिंह देव सम्मान और रामचंद्र शुक्ल सम्मान में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग हैं, पर दोनों ही मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी संस्कृत परिषद द्वारा दिए गए हैं। तो ये जिनको मिला है राजेंद्र मोहन शर्मा को, ये कहाँ के संबंधित है, किस राज्य से, जिले से हैं ये? तो राजस्थान से तो हैं, पर जिले जयपुर से हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी संस्कृत परिषद की ओर से भोपाल में आयोजित समारोह में जयपुर के साहित्यकार राजेंद्र मोहन शर्मा को उनकी कीर्ति महात्मा विदुर के लिए अखिल भारतीय राजा वीर सिंह देव सम्मान दिया गया। उन्हें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह, शॉल और श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, नंदकिशोर पांडे जी को मिला है रामचंद्र शुक्ल अवार्ड और इनको मिला है वीर सिंह देव सम्मान। एक बार दोबारा से रिकैप कर लो और अच्छे से कर लो कि दोनों अलग अलग हैं। अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार नंदकिशोर पांडे, ठीक है। मध्य प्रदेश के साहित्य अकादमी से 2 अवार्ड मिले हैं। अखिल भारतीय रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार कौन सी बुक? भारत बोध और भक्ति कविता। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश साहित्य, ये मिला है राजेंद्र मोहन शर्मा को, और ये कौन सी बुक? महात्मा विदुर के लिए। ये जयपुर से ही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जोधपुर पाली इंडस्ट्री कॉरिडोर से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के तहत इस परियोजना को विकसित किया जाएगा। दूसरा, यह 5000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने की परियोजना है। इस परियोजना का मास्टर प्लान 2042 तक तैयार है और इसे राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2013 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा इसका। इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत ऑप्शन है, इसे राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2013 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है। 2013 नहीं आएगा, 2016 आएगा, ठीक है। तो ये जो कॉरिडोर है इसमें 50,000 कितने 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने की परियोजना है।
जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। पाली जोधपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 62 पर करीब 3600 बीघा जमीन पर 922 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा के तहत इस परियोजना को कुल 19,000 करोड़ रुपए में विकसित किया जाएगा। इसे 2024-25 के केंद्रीय बजट में शामिल 12 स्मार्ट औद्योगिक शहरों में से एक के रूप में मंजूरी मिली है। यह 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने की योजना है। मतलब प्रत्यक्ष तो 50,000 और अप्रत्यक्ष रोजगार कितना है? 50,000। ये 5,000 नहीं है, ये क्या है? 50,000 है ना, याद रख, सही कर लेना इसको। 50,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने की परियोजना है। और ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा 4 गलत है यहाँ पे। 2016 आएगा इसमें। यह परियोजना का मास्टर प्लान क्या है? 2022 तक तैयार है। 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार का है। इसे राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 के तहत अधिसूचित किया गया है। जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यह राजस्थान सरकार द्वारा DMIC के अंतर्गत प्रस्तावित एक प्रमुख औद्योगिक नोड है। कौन कौन से स्थान? जोधपुर और पाली जिले में। मुख्य उद्योग कौन कौन से? टेक्सटाइल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सिरेमिक और माइनिंग आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग गुड्स और सोलर और नवीनीकरण ऊर्जा उपकरण। इसकी विशेषता क्या है? यह राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम द्वारा भूमि विकास होगा। MSME के लिए विशेष अवसर प्राप्त होंगे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और लॉजिस्टिक हब की स्थापना की जाएगी। ये सभी हैं यहाँ इसकी विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 8। बैडमिंटन खिलाड़ी अलका बत्रा थाईलैंड पटाया में होने वाले BWF वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ऑप्शन है भीलवाड़ा, करौली, जयपुर और जोधपुर। तो ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जयपुर। तो बैडमिंटन खिलाड़ी कौन? अलका बत्रा। और कहाँ हो रहा है ये BW वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप? ये हो रहा है थाईलैंड पटाया में। तो अलका बत्रा कहाँ से रिलेटेड है? जयपुर जिले से। जयपुर की बैडमिंटन खिलाड़ी अलका बत्रा बैडमिंटन से कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। और कहाँ? BW वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतियोगिता 7 से 14 सितंबर तक आयोजित होगी। डेट भी याद रखना, कब हो रही है प्रतियोगिता आयोजित? 7 से 14 सितंबर तक। इनकी और भी क्या क्या उपलब्धियां हैं? तो इन्होंने अमेरिकन मास्टर्स गेम 2024 में 3 स्वर्ण पदक व 2 रजत पदक जीते थे। इंटरनेशनल मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 दक्षिण कोरिया में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वर्तमान में ये फिक्की फ्लो की नेशनल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर और फिक्की नेशनल की स्पोर्ट्स कमेटी की सदस्य हैं। जयपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अमेरिका सरकार द्वारा भारत से आने वाले सामानों पर आयात शुल्क को 50% करने पर राजस्थान का कौन सा उद्योग सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो सबसे पहला है गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मार्बल ग्रेनाइट, ऑब्जेक्ट में से कोई नहीं। तो एक तरह से प्रभावित तो ये सभी होंगे, पर इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभावित होने की आशंका है या कौन सा होगा? तो उसका सही आंसर क्या है? गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल। अमेरिकी सरकार द्वारा जारी नई औद्योगिक अधिसूचना के अनुसार 27 अगस्त से भारत से अमेरिका जाने वाले कई उत्पादों पर 50% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इस फैसले का सीधा असर राजस्थान के निर्यात कारोबार पर पड़ेगा। राजस्थान का करीब 18,000 करोड़ रुपए का निर्यात कारोबार अमेरिका से जुड़ा है और इससे सीधे तौर पर लगभग 7 लाख लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। तो यहाँ पे एक पत्रिका में एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये बता रखा है तो कि कौन कौन सा जो सेक्टर है वो कितना कितना प्रभावित होगा। तो हमने उसी को ऐसे लिस्ट आपके सामने दे रखा है ताकि आपको अच्छे से रीड आउट कर सको आप। तो गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल जो उद्योग है उसमें वार्षिक निर्यात कितना? 6,200 करोड़ रुपए का और प्रभावित रोजगार 2 लाख लोगों का। वैसे जेम्स एंड ज्वेलरी में 5,000, हैंडीक्राफ्ट में 6,000 और स्टोन क्वार्ट्स मार्बल ग्रेनाइट 2,500 का। तो सबसे ज़्यादा हमें किस में दिख रहा है? गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल में। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट में भी है। क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के किस क्रिकेटर को सीनियर वर्ग में मथुरा दास माथुर अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो पहला पंकज सिंह, दूसरा कार्तिक शर्मा, तीसरा महिपाल लॉमरोर और चौथा संजय व्यास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महिपाल लॉमरोर। 2024-25 के सीनियर वर्ग के लिए रणजी कप्तान महिपाल लॉमरोर
जूनियर वर्ग के लिए कार्तिक शर्मा और सब जूनियर वर्ग के लिए यथार्थ भारद्वाज को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। 3 नाम है, अच्छे से याद कर लेना। मथुरा दास माथुर जो पुरस्कार है, तो सीनियर वर्ग किसको मिल रहा है? महिपाल लॉम्ब्रोड जो रणजी कप्तान। जूनियर वर्ग के लिए कार्तिक शर्मा और सब जूनियर वर्ग के लिए यथार्थ भारद्वाज। तीनों के नाम याद कर लेना। यह पुरस्कार 6 सितंबर को होगा पुरस्कार समारोह। चयन पूर्व रणजी खिलाड़ी वेद आहूजा की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया है, यानी चयन किसके द्वारा किया गया? वेद आहूजा की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा। समिति के जो अन्य सदस्य हैं वो है संजय व्यास, शरद जोशी, रोहित झालानी और गौरव शर्मा। पुरस्कार में नगद पुरस्कार, उत्कृष्टता प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और एक क्रिकेट किट बैग शामिल है। गौरतलब है कि महिपाल लॉम्ब्रोड को इससे पहले 2017 में भी इसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर क्वेश्चन में यह आ गया कि महिपाल लॉम्ब्रोड को पहली बार यह पुरस्कार मिल रहा है, तो वो कथन गलत होगा, क्योंकि इनको इससे पहले 2017 में भी यह पुरस्कार मिल चुका है। क्रिकेटर पंकज सिंह, अनिकेत चौधरी और अशोक मिनारिया को भी 2 बार यह पुरस्कार मिल चुका है, यानी अब तक टोटल 4 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको यह पुरस्कार 2 बार मिला है। तो एक तो मिनारिया, महिपाल हो गए, लॉम्ब्रोड हो गए, और बाकी 3 कौन से हैं? पंकज सिंह, अनिकेत चौधरी और अशोक मिनारिया। ये चारों नाम याद रखिएगा। आज की हमारी क्लास यहीं पर ओवर होती है। आज के जो 10 क्वेश्चन है, हमने जो हमें इंपॉर्टेंट लगे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो हमने डिस्कस करे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस मेरे पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।